नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। लोकसभा का रण संग्राम 2024 में मैं हूं आपके साथ सारिका। चुनावी बयार अपनी दिशा में चल रही है। देश में लोकतंत्र का महापर्व हो रहा है और पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण की तैयारियां भी अपने जोरों पर है, वहीं प्रचार प्रसार भी अपनी चरम सीमा पर है। तो लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एर्नाकुलम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। सीएम हिमंत ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र इस तरह से तैयार किया गया है कि वे पाकिस्तान में चुनाव जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र पाकिस्तान के लोगों के लिए ज्यादा और भारत के लोगों के लिए कम है। असम के सीएम ने एर्नाकुलम क्षेत्र में कहा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र इस तरह से तैयार है कि वे पाकिस्तान चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पाकिस्तान के लोगों के लिए है और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र संसाधनों को आम आदमी से छीनता है। इसी के साथ ही कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी। मैं उन्हें एक सार्वजनिक बहस के लिए चुनौती देता हूं। ये घोषणा पत्र सिर्फ तुष्टीकरण है। आपको बता दें कि पीएम मोदी भी लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर अपनी रैलियों में हमला बोल रहे हैं। जहां रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली में कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने निशाना साधा। कहा कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो मां बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम ने कहा कि भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सली की सोच है। मेरी माँ बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी नहीं बचने देंगे, ये यहाँ तक जाएंगे। Congress party's manifesto has been prepared in a way that they win election in Pakistan. The manifesto is more for the people of Pakistan, less for the people of India. The Congress party has done a manifesto which will snatch resources from the common people, and Congress will destroy the economy of this country. So we have interpreted the Congress manifesto in the most right way, correct way. And I will challenge them to come for a public debate to show that this manifesto is nothing but appeasement. No. We have read the manifesto. After reading, we come to the conclusion that this manifesto is more for the Pakistan, less for the India. PM has said correctly. The resources of this country, everybody has a right. Dr. Manmohan Singh and the Chachar committee has given a report, and Dr. Manmohan Singh has said that the country's resource, the first right of resource lies with a particular community. But my stand is, my party's stand is, Prime Minister's stand is that the resource of this country, the rights on the resource of this country lies with the Hindus, lies with the Muslim, lies with the Christian, lies with the youth, lies with the SC, lies with the ST, lies with the women. Now, it is for the Congress why they have said that the resources of this country, the right to fast use of resource of this country lies with one particular community. It is for the Congress party to reply, not for us to reply. राहुल गांधी इज बेस्ट कैंडिडेट फॉर पप्पू। और पीएम के इसी बयान ने लगातार तूल पकड़ लिया है। इस पर कांग्रेस के बड़े नेता लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं और हमलावर नजर आए हैं। अब बात करते हैं सूरत लोकसभा सीट से, जहां बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। उस पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, सूरत में जो हुआ है कि वे चंडीगढ़ पैटर्न है। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ, देश के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ। ये लोकतंत्र को लूट लिया गया है, वस्त्र हरण कर लिया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश से ये तानाशाही खत्म होनी चाहिए। दरअसल सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया था, जबकि इस सीट से इस बीएसपी उम्मीदवार भारती ने अपना नामांकन वापस लिया। इसके बाद मैदान में कोई भी उम्मीदवार नहीं बचा था। ऐसे में बीजेपी के मुकेश दलाल का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा था, क्योंकि बाकी के अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा वापस ले लिया था। सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित होने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, सूरत में जो हुआ है वो चंडीगढ़ पैटर्न है और इस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ, देश के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ है। आइए देखिए ये वीडियो। तो मुकेश दलाल गुजरात में अनअपोज जीत के आए हैं। अनअपोज नहीं है, ये लूट लिया है। ये चंडीगढ़ पैटर्न है जो सूरत में हुआ है। जिस तरह से
कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया, कारण कुछ भी देने दो, इस देश के इतिहास में लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं। ये एक बार फिर लोकतंत्र को लूट लिया, वस्त्रहरण किया सूरत में। इसीलिए तो हम चाहते ये तानाशाही देश में खत्म होनी चाहिए। और इसी मामले पर सांसद प्रियंका, शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि प्रिय सूरतवासियों, मुझे आशा है कि आप मतदान न कर पाने के कारण ठगा हुआ महसूस करेंगे। भले ही किसी उम्मीदवार के खिलाफ नोटा ही आपकी पसंद रहा हो। प्रिय इंडिया, हमने देखा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुलेआम कैसे धांधली हुई। हमने देखा कि कैसे लोकसभा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों को मामूली आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। आगे उन्होंने कहा कि चुनावी लोकतंत्र को जुमला न बनने दें। इसके साथ ही सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमने ये भी देखा है कि कैसे इंडिया अलायंस के नामांकन और डमी दोनों उम्मीदवारों को खारिज कर दिया गया और स्वतंत्र उम्मीदवारों को वापस लेने के लिए कहा गया, जिससे बीजेपी को विजेता घोषित कर दिया गया। सांसद ने आगे कहा कि यदि ये लोकतंत्र के खत्म होने के संकेत नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं, तो क्या है? पहले सोचे कि आप किसे वोट देंगे। चुनावी लोकतंत्र को महज जुमला न बनने दें। कि ये तानाशाही के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एज अ प्रधानमंत्री आखिरी चुनाव है। 2014 से हम ये बकवास सुन रहे हैं। जनता हमारा साथ दे रही है, जनता हमारे साथ है। वो फेज 1 के चुनाव से आपको समझ में आ गया होगा। मैसेज बस यही है कि ये तानाशाही के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से जनप्रतिनिधि चुनकर आए, हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, उन पे ईडी, आईटी, सीबीआई इन सब तरीके की जांच लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया है। निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं क्योंकि जस्ट उनकी गुनाह क्या है, वो इस केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तानाशाही बढ़ती हुई तानाशाही हो, बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, ये सारे मुद्दे हमारे लिए बड़े मुद्दे रहेंगे और हम जनता के बीच उसको लेकर जा रहे हैं। और अगर आपने फेज 1 का चुनाव देखा होगा तो उसी से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एज अ प्रधानमंत्री आखिरी चुनाव है। बीजेपी कहना है कि जो एंटी नेशनल्स हैं, एंटी सनातन हैं, जो देश को तोड़ने वाले हैं, वो सब एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं। और उनको जो कहना है वो कहें। ये कह कर उनका गला सूख गया होगा। 2014 से हम ये बकवास सुन रहे हैं। मैं बकवास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिनको इन्होंने सनातन के खिलाफ बोला, जिनको इन्हें भ्रष्टाचारी कहा, वो सब अब भारतीय जनता पार्टी में इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ये वैक्यूम क्लीनर बन गए हैं। ये लोग जहाँ जहाँ भ्रष्टाचारी है उनको अपनी तरफ ले लेते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करके उनको क्लीन चिट दे देते हैं। तो ये कहते रहें, पर जो लोग सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, ऐसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे और जनता हमारा साथ दे रही है, जनता हमारे साथ है। वो फेज 1 के चुनाव से आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। बता दें, बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई थी। साथ ही यह भी कहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के नामांकन पत्र पर 4 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें से वे 3 प्रस्तावकों को चुनावी अधिकारी के सामने पेश नहीं कर पाए। जहां रविवार को दोनों पक्षों ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश की और आखिरकार कांग्रेसी उम्मीदवार का पर्चा ही खारिज कर दिया गया। उन पर आरोप लगे कि नीलेश ने अपने नामांकन पत्र पर 4 में से 3 प्रस्तावकों के फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया है। हालांकि जिन 3 प्रस्तावकों ने अपने हस्ताक्षर फर्जी होने का दावा किया, वो तीनों ही कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के बेहद करीबी हैं। इनमें एक उनके बहनोई, एक भतीजा और एक उनके कारोबारी पार्टनर है। चूंकि ये तीनों नीलेश कुंभानी के करीबी लोग हैं, वहीं इस घटना के बाद से तीनों लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। अब लगातार बयानबाजी और हमले की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है और इस दौरान जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान को लेकर कहा कि हमें गर्व है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए बैंक खोलती है। कांग्रेस ने कभी इसकी चिंता नहीं की क्योंकि उन्हें केवल वोट बैंक और एक राजवंश के बैंक खातों की परवाह थी। केरल के लोग ऐसे लोगों को इस लोकसभा चुनाव में परास्त कर देंगे। एक रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि केरल में बीजेपी जो एकमात्र खाता खोल सकती है वह बैंक खाते हैं, क्योंकि उन्हें तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र में अपनी जीत का सिलसिला खत्म करने के लिए इस बार केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के माध्यम से बीजेपी के एक और प्रयास का सामना करना पड़ रहा है। थरूर ने जोर देकर कहा कि बीजेपी केरल में अपने चुनावी मिशन में सफल नहीं होगी। केरल में बीजेपी की सांप्रदायिक कट्टरता पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। 12 से 13% वोटों पर रुक रही है बीजेपी। बताते शशि थरूर का कहना है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो केरल के बाद के चुनावों में 12 से 13% वोटों पर ही रुक रही है।
केवल 2014 के लोकसभा चुनाव में ही केरल में वोटों में कुछ वृद्धि देखी गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी विकास के मुद्दों पर बात कर रहे थे। पर अब जब मोदी और भाजपा ने इस चुनाव अभियान में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है, तो उन्हें केरल के लोगों द्वारा खारिज कर दिया जाना तय हो गया है। आगे शशि थरूर ने कहा कि काफी समय से पीएम मोदी केरल में विशेष प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि वह तमिलनाडु में कर रहे थे, ताकि बीजेपी इस चुनाव में अपना चुनावी खाता खोल सके। लेकिन सांप्रदायिकता फैलाना बीजेपी के डीएनए में है और इसे केरल के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। Congress adopted the Loot East policy, while the BJP turned it to an Act East policy. We've been very critical about how the government reacted or applied in Northeast. What's your thought about the statement made As by far the- as I'm concerned, I don't think there was any loot going on from the east. The Look East policy, which was introduced by Prime Minister Narasimha Rao and continued thereafter, was a policy that tried to look after the Southeastern Asian countries. It wasn't a policy about our country. In our country, we had an even hand towards all states in our country, towards everyone. And as far as I'm concerned, I don't think that makes any sense as a statement. Look East and Act East is about Southeast Asia, not about domestic Indian politics. Last up would be बिल्कुल बयानबाजी और लगातार हमलावरों का दौर चल रहा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं। यहां पर 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पीएम मोदी 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान संभवतः पहली बार राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। उनके आगमन को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पूरी तैयारियां हो चुकी है। पीएम मोदी 2 दिन में छत्तीसगढ़ में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वे 23 और 24 अप्रैल को जांजगीर चांपा, महासमुंद और सरगुजा में चुनावी सभाएं लेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री मंगलवार जांजगीर चांपा जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के सक्ती जिले के कॉलेज ग्राउंड जेठा बाराद्वार गांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों ने बताया, इसके बाद प्रधानमंत्री मंगलवार शाम को 5 बजे धमतरी जिले के श्यामतराई गांव में एक अन्य चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मंगलवार को दोनों चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के मुताबिक पीएम मोदी बुधवार सुबह रायपुर से सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे पीजी कॉलेज ग्राउंड अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वहां से रायगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल को बस्तर की धरती से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया था। भानपुरी के एक छोटे से आमाबाल में चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे नजर आए थे और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए कहा था कि कांग्रेस सरकार में बहुत ज्यादा करप्शन हुए हैं। साल 2014 से पहले लाखों करोड़ों के घोटाले हुए हैं। दिल्ली से 1 रुपए निकलता था और सिर्फ 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता था। ये मैं नहीं, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था। सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने पूछा कि वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था। अब हमने इस कुंजी को ही बंद कर दिया है। चुनाव में कांग्रेसी भ्रष्टाचारी बचाओ रैली निकाल रहे हैं, पर वो समझ ले भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 19 अप्रैल को नक्सल प्रभावित जिला बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान हुआ था, जिसके बाद दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 7 मई को प्रदेश की बची 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसके बाद 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल 3 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। तो लोकसभा का रणसंग्राम 2024 में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।